दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आप जैसी सास की वजह से ही बेटों के घर उजड़ जाते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। घर के दरवाजे पर ही निमी को अंदर के शोर से अंदाजा हो गया था कि बहुत बड़ा तूफान उसकी ही राह देख रहा है। उसने अपने पास रखी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर वह गुस्से का घूंट पीकर रह गई। पूरा ड्राइंग रूम फैला हुआ था। खाने की थाली मेज पर पड़ी थी और नीचे पानी का गिलास फेंका हुआ था और पानी भी गिरा हुआ था। सासू जी की सहेलियां आई होगी तो शायद नाश्ते की ट्रे भी उसे मुंह सिड़ा रही थी। दोनों बच्चे एक दूसरे का बाल पकड़कर लड़ रहे थे और सासू जी आराम से लेटी हुई फोन पर व्यस्त थी। निमी बैग को एक तरफ रखकर किचन में गई तो देखा कि सिंक में सब झूठे बर्तन पड़े थे और स्लैब पर बसा खाना भी ऐसे खुला पड़ा था। और किशन की हालत देखकर उसे उबकाई आने लगी। वह जोर से चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज सुनकर दोनों बच्चे और सास दौड़कर किचन में आए और आश्चर्य से उसे देखने लगे। मम्मा, आप कब आई और दरवाजा किसने खोला? बेटी रूही हैरानी से बोली। हाँ बहू, तुम कब आई और आते ही चिल्ला क्यों रही हो? सास सविता जी मुंह बनाते हुए बोली, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? पूरे घर और किचन का क्या हाल बना रखा है मम्मी जी। रूही और इंसान तो बसे हैं लेकिन आपसे ऐसी गंदगी की उम्मीद नहीं होती। निमी गुस्से से बोली, तुम्हारे नहीं रहने पर तुम्हारे घर और बच्चे संभालती हूँ, क्या ये काफी नहीं जो तुम्हारे घर की मेड भी बन जाओ? अब वह आज नहीं आई तो मैं क्या करूं? अब तुम आ गई हो तो अपना घर और बच्चे देखो। मैं नीचे टहलने जा रही हूँ। सविता जी ने पल्ला झाड़ा और वहां से सर्दी 7 साल की रूही और 60 साल का इंसान डर कर अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगे। निमी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वह जानती थी कि इस समय इन बातों का कोई मतलब नहीं है। उसने जल्दी से झाड़ू उठाया और ड्राइंग रूम और किचन साफ करके अपने लिए चाय बनाया और बच्चों के लिए दूध लेकर उनके पास गई। रूही और इंसान निमी को देखकर डर गए कि अब तो सर्दियाँ मार पड़ेगी, लेकिन निमी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप दोनों के आगे दूध का गिलास रखकर वहीं बैठकर चाय पीने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रूही और इंसान जल्दी से दूध पीकर उसके सामने कान पकड़कर खड़े हो गए। सॉरी मम्मा, अब आगे से हम नहीं लड़ेंगे और घर भी गंदा नहीं करेंगे। क्या आज कोई आया था? निमी ने दोनों को अपने पास बैठाते हुए बोला। वो मम्मी दादी की सहेली के साथ 2 बच्चे आए थे। घर उन्होंने ही गंदा किया, पानी भी उन्होंने ही फेंका था। मैंने मना किया तो दादी हमें ही डांटने लगी और फिर ईशान के खिलौने भी दादी ने उसे दे दिया। मैं उसको उसी के लिए डांट रही थी कि क्यों दिया तो इसने बताया कि दादी ने ही जबरदस्ती दिलवा दिया कि बच्चों को शेयरिंग सीखना चाहिए। रूही ने डरते हुए बताया। निमी ने रूही और इंसान को प्यार किया और समझाने लगी, दूसरों की गलती के लिए कभी एक दूसरे से मत लड़ना, एक दूसरे की ताकत बनो। अभी जाओ नीचे पार्क में, तुम दोनों खेल कर आओ, तब तक मैं तुम दोनों का फेवरेट खाना बनाती हूँ। बच्चों के जाने के बाद निमी सोच में पड़ गई। क्या सच में मम्मी जी का साथ में रहना उसके बच्चों के लिए सही है? ये तो आए दिन की बात हो गई है। मम्मी जी अपनी सहेलियों को बुलाकर चाय पार्टी करती, बच्चों को यूं ही छोड़ देती। खाना और नाश्ता वो बना कर जाती है और बाकी के कामों के लिए मेड है।
जो निमी के ऑफिस से वापस आने तक रहती है। मेड के रहने से निमी को बहुत आराम था, लेकिन 2 दिन से मेड छुट्टी पर है, इसीलिए जब वह ऑफिस से आती तो उसे पूरे घर पर भूसाल मिलता। आज उसे समझ आ रहा था कि दबी जबान से मेड क्या बताने की कोशिश कर रही थी। उसकी मेड ने बताया था कि आंटी जी अपनी सहेलियों को ले आती हैं और साथ ही आते हैं उनके साथ बच्चे, और वह पूरे घर में तूफान मचाते। रोई और ईशान को जबरन उनके साथ खेलने को कहा जाता है, लेकिन निमी ने मेड को ही डांट दिया। तभी निमी के मोबाइल पर उसकी जेठानी शिखा का फोन आया। बात करते हुए शिखा को लगा कि निमी कुछ परेशान है। उसने निमी से पूछा तो हिचकिचाते हुए निमी ने शिखा को बताया। तब शिखा ने कहा, अब तुम शायद अच्छे से समझ गई होगी कि क्यों मेरी और मम्मी जी की लड़ाई होती थी। तुम तो दिन भर घर से बाहर रहती हो, लेकिन मैं तो घर पर ही रहती हूँ। अपनी मर्जी के हिसाब से सब करेगी, समय पर नाश्ता दो तो करेगी नहीं, और अगर थोड़ी देर हो जाए तो फिर ताने मारेगी कि भूखे मार रही। बच्चों के पढ़ने के समय ही आए दिन अपनी सहेलियों का जमघट लगा लेती है। तुम गलती से बीमार हो गई तो 1 कप चाय बनाकर पिला देगी, लेकिन फिर ऐसे ताने मारेगी कि तुम्हें लगेगा कि उससे अच्छा तो ये जहर ही पिला देती। मेरे उनके बीच शायद दिन टकराव की स्थिति बन जाती और वह उसी समय देवर जी को फोन करके ये कहती थी कि मैंने उनका जीना हराम करा है। सच कहूं निमी, जब से वह यहाँ से गई है मुझे बहुत सुकून मिला। इन 4 महीनों में तुमसे कहीं बार बात हुई और मैंने हमेशा पूछा कि निमी सब ठीक है, तो तुमने कहा कि सब ठीक है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। भाभी सब ठीक है या नहीं ये तो तब पता चलता जब मैं घर पर रहती। संडे को मैं घर पर रहती हूँ तो उसने सब नॉर्मल रहता। हालांकि मेरी मेड बताती थी, लेकिन मैं उसी को डांट कर शुभ करा देती थी। लेकिन 2 दिन से वह नहीं आ रही, तो ऑफिस से आने के बाद पूरा घर अस्त व्यस्त मिलता और बच्चे भी रो रहे होते। आज जब मैंने कहा तो वह बोले कि तुम्हारा घर और बच्चे हैं, तुम देखो। मैंने तो यही देखा कि बुजुर्गों के साथ रहने से जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन यहाँ तो बच्चों पर ही बुरा असर हो रहा और हम पति पत्नी के बीच में भी थोड़ी बहुत अनबन होने लगी है। शायद पीठ पीछे मम्मी जी विवेक से मेरी शिकायत करती। मेड भी उनकी वजह से काम छोड़ने की धमकी देने लगी है। अब तक चुप रही, लेकिन अब इस समस्या का अंत करना ही होगा। निमी ने शिखा से बात की और फिर कुछ फैसला ले लिया। कुछ दिन बाद सविता जी मुंह बनाकर विवेक के सामने बैठी थी। मम्मी, आपसे ये सब उम्मीद नहीं थी। अगर निमी ने कैमरा नहीं लगवाया होता तो आपकी हरकतों का खुलासा ही नहीं होता। आप कहती हैं कि निमी और मेड आपको जीने नहीं देती, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि आप तो बहुत मजे कर रही। बच्चों को भी आप नहीं मेड संभालती हैं। आप जैसी माँ की वजह से ही बेटों के घर उजड़ जाते हैं। भाभी की तकलीफ अब समझ आ रही मुझे। आपके बताने पर कितना कुछ मैंने भैया भाभी को सुनाया था कि वो लोग आपकी जिम्मेदारी ठीक से नहीं संभाल रहे। सच तो ये है मम्मी कि आपने जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। ना आप अच्छी सास बन पाई, ना अच्छी दादी और ना ही अच्छी माँ। विवेक और निमी दोनों ही वहाँ से चले गए सविता जी को अकेले छोड़कर, ताकि वो आत्मसात कर सके। वो कितनी सुधरी या सुधरेगी नहीं पता, क्योंकि इतनी जल्दी से कोई नहीं बदलता। हमेशा बहू को ही बुरा कहा जाता है, जबकि बहू को बुरा बनने के लिए सास ही मजबूर करती है।